बीएससी बीए थर्ड ईयर की जो व्यक्तित्व विकास है उसकी 3 यूनिट ये है, व्यक्तित्व विकास की तकनीक है। तो इसमें आता है आत्मनियंत्रण, ये तो दूसरी यूनिट जो है उसमें आता है अपना आत्मनियंत्रण, इसको देखना है, आत्मलचीलापन, आत्मसम्मान। अब इसमें ये साक्षात्कार कौशल है। अब इसके बाद ये दृढ़ता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इनको देखना है। दृढ़ता हमें लगता है दृढ़ संकल्प वाला है, और परोपकारी सामाजिक व्यवहार जो होता है उसको देखना है। अपन ये वाला टॉपिक छोड़ देंगे, ये वाला, और बाकी ये सब कुछ अभी अपन देखने वाले हैं कि इनको किस प्रकार से पढ़ना है। अपन देखेंगे आत्मनियंत्रण। तो आत्मनियंत्रण क्या होता है? आत्मनियंत्रण अपने लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनी भावनाओं, इच्छाओं व व्यवहार पर नियंत्रित करने की क्षमता को आत्मनियंत्रण कहते हैं। इसे स्वनियंत्रण भी कहते हैं। क्या है कि अपना कोई लक्ष्य बनाया, ठीक है। अब लक्ष्य कोई बना लिया, अपन ने समझ लिया कि अपने को पीएससी करना है, ठीक है। पीएससी करना है, उससे हो गया अपना लक्ष्य या उद्देश्य हो गया, ठीक है। उसको प्राप्त करने के लिए अपनी भावनाएं जो रहेंगी, अपनी इच्छाएं जो रहेंगी और व्यवहार पर नियंत्रण करना है। मतलब अपनी जैसे भावना होती है, काहे कि अपनी इच्छा होती है, अपनी इच्छा होती है अब अब यूपीएससी करने की इच्छा होने लगे, कहीं व्यापम करने की इच्छा होने लगी, तो उन्हें नियंत्रित करना। अगर आ गए घूमने की इच्छा होने लगी तो उन्हें नियंत्रित करना कि हमें नहीं भाई घूमने नहीं जाना है, हमें पीएससी करना है, तो मतलब अपने सिर्फ पूरा टाइम इसी को देना है। इसके अलावा जो कई भावनाएं होती हैं, अपने अंदर कई प्रकार के भाव आते रहते हैं, कहीं ये करना वो करने का, सोशल मीडिया से दूर रहना, इन पे नियंत्रण स्थापित करना, इन जो अपनी ये गलत आदतें हैं इनको नियंत्रित कर लेना ही आत्मनियंत्रण कहलाता है। आत्मनियंत्रण ही सफलता की प्रथम कुंजी मानी जाती है। इसके बिना मुश्किल है प्राप्त करना। जिसमें आत्मनियंत्रण रहता है बहुत ही खुशी रहता है, संतुष्ट रहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो आपको समझ में आया होगा कि आत्मनियंत्रण क्या कहलाता है। अपने को किसी चीज़ से नहीं करना तो नहीं करना है, हमें उसमें नियंत्रण स्थापित करना। मतलब आप नियंत्रण, जैसे आपको हो कि एक तरफ से कोई सिगरेट पी रहा है, ठीक है, तो उसको उसमें उसे आत्मनियंत्रण स्थापित करना कि हमें एक ही पीना है, एक से ज़्यादा नहीं पीना, ये है आत्मनियंत्रण, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपन लोग आत्मनियंत्रण को समझ सकते हैं। इसे नियंत्रण भी कहते हैं। जो अपना लक्ष्य उद्देश्य बनाए उसमें अपनी भावनाओं, इच्छाओं और व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करना ही आत्मनियंत्रण कहलाता है। उदाहरण आप कुछ भी लिख सकते हैं, पीएससी का उदाहरण लिखें, किसी भी चीज़ का उदाहरण आपको लिखना हो लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि अपना कार्य करते या लक्ष्य करते समय सोशल मीडिया से दूर रहना। आजकल आत्मनियंत्रण का सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब की जो रील्स हैं उनको ना देखना या मोबाइल से दूर रहना आज के बच्चों का सबसे बड़ा आत्मनियंत्रण का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये कोई कर लेता है तो मतलब उसके पास आत्मनियंत्रण है। अब देखिए क्या रहता है कि क्या रहेगा कि अपन ने आत्मनियंत्रण को उदाहरण वगैरह लिख दिया, परिभाषा लिख दी है। तो सेंट जॉन थॉमसन ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी है। वो कहा कि आत्मनियंत्रण से अपने जीवन को स्वस्थ व प्रसन्नचित रख सकते हैं। ये इनके अनुसार अपने को व्यक्तित्व की परिभाषा लिख देनी है। अब इसके अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा लिखने के बाद अपने को जो व्यक्तित्व मतलब आत्मनियंत्रण होता है उसमें कुछ भी नहीं लिखना होगा। आत्मनियंत्रण को स्वनियंत्रण कहते हैं। इसके उदाहरण लिख देना, ये लिख देना। अपने 3 नंबर में आता है तो 3 नंबर का लिख ही देंगे।
अब है अगला टॉपिक, आत्मनियंत्रण के प्रकार। आत्मनियंत्रण के प्रकार क्या हैं? पहला है संचलन नियंत्रण। संचलन नियंत्रण मतलब अपने हाथ पैरों को नियंत्रित करना। किस प्रकार से? जैसे उसमें अचानक बेचैनी होने लगती है खेलने के लिए, तो बताओ ना। कहलाता है संचलन नियंत्रण, मतलब हाथ पैर, जैसे अपने को क्रिकेट वगैरह खेलना है तो उसमें नियंत्रित करना कि पेपर चल रहे हैं, अपने को क्रिकेट नहीं खेलना है, हॉकी नहीं खेलना है, आप उदाहरण में लिख सकते हैं। मतलब जो अपने में हाथ पैर हैं उनको नियंत्रित करना, कैरम वगैरह है तो इसमें हाथ की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे खेलों में अपने को नियंत्रित करना ही आत्मनियंत्रण कहलाता है। कहीं घूमने वगैरह जाना है तो इसको नियंत्रित करना अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि हमें नहीं जाना घूमने वगैरह, तो ये कहलाता है संचलन नियंत्रण। अगला है भावात्मक नियंत्रण। अपने अंदर मन में जो अचानक इच्छाएं आ जाती हैं, भावनाएं प्रति आ जाती हैं, उनको नियंत्रित करना ही भावात्मक नियंत्रण कहलाता है। अपने अंदर पता नहीं अचानक आ जाएगा कि ये देखना है, इस प्रकार की भावनाएं आ जाती हैं तो उत्तेजित जिसमें अपन हो जाते हैं, या फिर और भावनाएं कई प्रकार की आ जाती हैं तो उन भावनाओं को नियंत्रित करना ही भावात्मक नियंत्रण कहलाएगा। तो अब भावनाओं में आप लिख दीजिए कि कई प्रकार की भावनाएं रहती हैं, दान वगैरह की भावना ही रहती है, प्रेम की भावना रहती है, तो इनको नियंत्रित करना ही, अपने लक्ष्य से ना भटकना और नियंत्रित करना ही कहलाता है, भावात्मक नियंत्रण कहलाता है। अगला जो आता है वो है आवेग नियंत्रण। आवेग नियंत्रण मतलब अपने जो क्रोध, ईर्ष्या, जलन है, इन आवेगों को नियंत्रित करना ही की क्षमता जो होती है वो आवेग नियंत्रण कहलाती है। तो इस प्रकार से आप ये नियंत्रण के, आत्मनियंत्रण के प्रकारों को लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन जैसे आएगा, आत्मनियंत्रण का महत्व लिखो, लाभ लिखो या आवश्यकता लिखो। सभी एक जैसे हैं, लाभ भी वही है, महत्व भी वही है, आवश्यकता भी वही है। तो अपने को आत्मनियंत्रण में ये सब कुछ लिखना है अपने से बना के, ठीक है। तो क्या है, पहला जो रहेगा वो है दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है। समझिए कि आप पीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं और आपके पास आत्मनियंत्रण नहीं है, आप अपने काम को समय पर नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें सफल नहीं होंगे। तो इसके लिए दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मनियंत्रण सबसे अधिक आवश्यक होता है। तो अगला जो है वो है मन को स्थिर करने में व शांत रखने में आत्मनियंत्रण आवश्यक होता है। मन को स्थिर व शांत रखने के लिए आत्मनियंत्रण की बहुत ही आवश्यकता होती है। आपके पास आत्मनियंत्रण नहीं होगा तो आप दिन भर वीडियो देखते रहेंगे, तो उसमें वीडियो देखने में अपने को मन थोड़ी स्थिर शांत रहता है, उसमें अशांति हो जाता है ना। तो उसमें अगर आपके पास आत्मनियंत्रण नहीं है तो आप का दिमाग स्थिर ही नहीं रहेगा और ना ही शांत रहेगा। आपके अंदर चिड़चिड़ापन ये जो हैं वो रह जाएंगे, आदतें जो हैं। और इसके अलावा क्रोध, ईर्ष्या, लालच आदि को दूर करने में आत्मनियंत्रण बहुत ही आवश्यक होता है। आत्मनियंत्रण है आपके पास तो आप किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, ना किसी से, क्योंकि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको क्रोध भी नहीं आएगा और ईर्ष्या भी नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद है अपने जीवन को स्वस्थ, संरचित व उत्साहजनक बनाने में। अपना जो जीवन है उसको स्वस्थ, प्रसन्नचित व उत्साहजनक बनाने के लिए आत्मनियंत्रण बहुत ही आवश्यक होता है। जीवन को स्वस्थ रखना है तो बिना आत्मनियंत्रण के नहीं रह सकता। उसमें आत्मनियंत्रण, क्योंकि आपके पास आत्मनियंत्रण नहीं है तो आप कुछ भी करते रहेंगे, इससे स्वास्थ्य अपना आपका बिगड़ जाएगा। कुछ भी खाते रहेंगे या फिर तो शरीर स्वस्थ ही नहीं रहेगा, ठीक है। आप अपने शरीर पर ध्यान भी ना देंगे, आपके पास आत्मनियंत्रण नहीं है, तो इससे जब शरीर स्वस्थ न रहेगा तो आप खुश भी ना रहेंगे और उत्साह भी आप में ना रहेगा, ठीक है।
क्या है, अपने समय व संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने में, मतलब बेहतर उपयोग कर सके। आपके पास जो संसाधन वगैरह हैं, कुछ भी संसाधन में पढ़ाई लिखाई की जो भी चीज़ें हैं उनका आप अच्छे से उपयोग कर सकें, समय का अच्छे से उपयोग कर सकें, इसके द्वारा आप कर सकते हैं। अगला है आत्मनियंत्रण आवेगपूर्ण, जल्दी व लापरवाह में कामना करने में मदद करता है। देखिए क्या है कि आपके पास आत्मनियंत्रण है तो आप अपना काम सही समय पर कर लेंगे, तो आपको लापरवाही की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जल्दी काम करने को ना पड़ेगा। आवेग तो से मतलब जब क्या है कि जब काम नहीं हो पाता तो आपको गुस्सा भी जल्दी जल्दी आने लगता है दूसरों पे, आप नहीं कर पाते। ठीक है ना। और जल्दी जल्दी मतलब लापरवाही में कैसे करेंगे, पता नहीं आपने 2-3 बजे रात तक जागते रहे, उसके बाद आपकी 8 बजे से कोचिंग है, तो 8 बजे से कोचिंग है तो आपको जल्दी जल्दी वही मंजन जल्दी जल्दी करेंगे हैं, फ्रेश वगैरह जल्दी होंगे, कब तक साथ साथ सब करें। ठीक है। और क्या है, क्योंकि आपने उस तरफ आत्मनियंत्रण नहीं था तो उस तरफ मोबाइल चलाने में किसी भी चीज़ में आपने अपना समय बर्बाद किया, तो अभी आपको इस तरफ लापरवाही करके जल्दी करना पड़ेगा, फिर जल्दी से खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे, दौड़ के जाएंगे, तो ये लापरवाही होती है, तो आत्मनियंत्रण की वजह से होती है। अब देखिए 7 पॉइंट 6 पॉइंट हो गए। अब आएगा आत्मनियंत्रण को विकसित करने का। तो विकसित करने का जो है वो वाला टॉपिक का ये वाला अपने को लिखना है कि पहला पॉइंट रहेगा क्लासिक डांस के द्वारा आत्मनियंत्रण को विकसित कर सकते हैं, दूसरा रहेगा फ्रीज डांस के द्वारा। तो ये 2 पॉइंट अगले वाले टॉपिक के हैं। तो 2 टॉपिक हो रहे थे, फ्रीज डांस और क्लासिक डांस, आत्मविश्वास को विकसित करने के। और अगला जो है वो रहेगा अपना क्या, अपने अंदर आने वाली आवेगपूर्ण विचारों को पहचानना व उन्हें दूर करने का रोज़ प्रयास करना। इसके द्वारा आप आत्मनियंत्रण को विकसित कर सकते हैं। जो आवेगपूर्ण जिनके मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाते, इसे सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं आत्मनियंत्रण को, तो इसके द्वारा आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अपनी जो भावनाएं व कामनाएं हैं जिन पर आप आत्मनियंत्रण नहीं कर पा सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाएं और उन्हें धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करें। जो भी आपकी कामनाएं वगैरह हैं, कामनाएं आप समझते ही हैं क्या कहलाती हैं, और भावनाएं भी समझते हैं, इच्छाएं समझते हैं। तो ये जो है इच्छाएं वगैरह, तो इनको धीरे धीरे लिस्ट बना लें और दूर करने का प्रयास करें, थोड़ी थोड़ी करके। जिस प्रकार से आपने पार्ले जी बिस्कुट खाना छोड़ा है, उस प्रकार से और जो आते हैं उनको भी छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये होता है आत्मनियंत्रण। अब इसके बाद है अपनी दिनचर्या बनाना चाहिए, उसी के अनुसार काम करना चाहिए। अपनी दिनचर्या बना ले, कितने टाइम में पढ़ना है, इतने टाइम ये करना है, तो आप उसमें आत्मनियंत्रण स्थापित कर पाएंगे और आप कहीं भी विचलित नहीं होंगे। अगला है कुशल समय प्रबंधन कर लेना चाहिए। समय प्रबंधन कर लेंगे कि इतने बजे प्रबंधन करना, मतलब यही है कि समय का अपने बांट लिए कि कितने बजे कौन सा काम करना है। और अगला है तनाव प्रबंधन करके। तनाव आपके पास नहीं है तो आप आत्मनियंत्रण को जल्दी ही पा लेंगे। ठीक है, तो ये हुए कुछ 6-8 कारक जो आएंगे आपके पेपरों में, तो आपको पॉइंट बनाकर लिखना है। तनाव प्रबंधन के अंदर आपको पॉइंट बनाकर लिखना है कि हम तनाव प्रबंधन करके हम तनाव प्रबंधन करेंगे तो हम उसमें आत्मनियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। जब हमारे पास तनाव नहीं रहेगा तो हम अपने मतलब हमें बेचैनी, क्रोध और ये अपने लापरवाही अपने अंदर नहीं आएंगे, चिड़चिड़ापन। तो हम प्रसन्नचित्त और खुशी रहेंगे और अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर ही फोकस करेंगे और हमारा दिमाग विचलित नहीं होगा, जिस कारण से तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं तनाव प्रबंधन। अब अगला टॉपिक जो बनता है वो बनता है आत्मसम्मान। ये हो गए, देखिए आत्मनियंत्रण जो है, आत्मनियंत्रण
कि जो आत्मनियंत्रण है उसको पहला परिभाषा पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा प्रकार, तीसरा पढ़ा अपन ने कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और महत्व वगैरह पढ़ लिए। अब आ सकते हैं इसके अलावा प्रभावित करने वाले कारक वगैरह आ सकते हैं, तो इन्हीं को लिखना है कि प्रभावित करने वाला कारक क्या हो जाएगा, आत्मनियंत्रण को प्रभावित करने वाला कारक ये। तो यही अपने को लिखना रहेगा, हमारी जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, यही अपने इसको प्रभावित कर सकती हैं। अपना प्रबंधन न होना अपने इसको प्रभावित करेगा। तो अपना आत्म लचीलापन है उसको पहले देखते हैं, फिर आत्मसम्मान देखते हैं। अगला टॉपिक जो यही का है, इसी का है। देखते हैं आत्मसम्मान। तो आत्मसम्मान क्या होता है? तो आत्मसम्मान की परिभाषा लिखेंगे तो लिखना है उसमें, खुद को इज्जत देना ही आत्मसम्मान होता है। मतलब आत्मसम्मान खुद को इज्जत देना होता है। आप अपने आप को कितनी इज्जत दे रहे हैं, यही आपका आत्मसम्मान है। या फिर आपकी कोई कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है, जिसे बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। तो क्या है कि आत्मसम्मान जो होता है खुद की इज्जत करना होता है, खुद की परवाह करना या खुद को महत्व देना होता है। तो आत्मविश्वास में अपन को यही लिखना है कि खुद को इज्जत देना, खुद की परवाह करना व खुद को महत्व देना आत्मसम्मान होता है। अपने को एक परिभाषा लिखनी पड़ेगी प्रो एस दुबे के अनुसार। एस दुबे जो हैं, षष्ठी दुबे जो भी हों, नाम इनका जो भी था, एस दुबे थी। उन्होंने कहा है कि आत्मसम्मान की परिभाषा दिया, तो उन्होंने बताया कि आत्मसम्मान व्यक्ति के स्वविचार की, मतलब स्वविचार की मानसिक प्रक्रिया है। मतलब क्या है कि आत्मसम्मान है जो, समझिए व्यक्ति मैं हूँ तो मेरे अंदर का विचार है कि मानसिक, मेरे अंदर के विचार की ये मानसिक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है मेरी, या आप अपने को समझ लीजिए कि आपके स्वविचार की क्या प्रक्रिया है, जिसमें वह अपने आप को योग्य, सक्षम, आत्मविश्वासी व कुशल व्यक्ति समझता है, समझते हुए आत्मगौरवान्वित करता है। जैसे आप योग्य हैं किसी चीज़ में, सक्षम हैं, समझ लीजिए कि आप अच्छे खेलने में हैं, तो आप उसमें समझेंगे कि मैं इसमें योग्य हूँ, सक्षम हूँ और मेरा इसमें आत्मविश्वास है, कौशल है। तो उसको आपको आत्मगौरवान्वित होंगी, आपकी लोग दूसरा सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, तो आप अपने को, अपने से खुद आत्मसम्मान, आत्मगौरवान्वित होंगे तो होंगे, ठीक है। तथा अनुभव करेंगे अपने आप को कि समाज के लिए आदर्श, उपयोगी व अनुकरणीय है। क्या है कि जब आपके में इतनी विशेषताएं हैं, लोग आपकी इतनी इज्जत कर रहे हैं, तो आप खुद सोचेंगे कि मैं आदर्श हूँ, मतलब समाज के लिए उपयोगी हूँ और अनुकरणीय हूँ। मतलब अनुकरण करना, मतलब अपने आप को लोग ये अनुकरण कर रहे हैं, आपके अनुसार चल रहे हैं। आपके जैसे विराट कोहली है, तो विराट कोहली क्या है कि उसमें अच्छी प्रतिभाएं हैं, योग्य है और सक्षम है। तो सक्षम है तो वो अपने आप को आत्मगौरवान्वित महसूस करेंगे और लोग उनका क्या करेंगे, वो समाज के लिए उपयोगी हैं, देश के लिए उपयोगी हैं और उनका लोग अनुकरण करेंगे। वो किस प्रकार से खेलते हैं या फिर उनकी किस प्रकार से क्वालिटी हैं, तो उनको देखेंगे। ये प्रो एस दुबे ने बताया है कि आत्मसम्मान व्यक्ति का स्वविचार होता है, जिसमें वह अपने आप को क्या मानता है, योग्य, सक्षम, कौशल, आत्मविश्वासी मानते हुए आत्मगौरवान्वित करता है और यह अनुभव करता है अंदर से ही कि वह समाज के लिए आदर्श है, उपयोगी है और अनुकरणीय है। आदर्श मतलब जैसे महात्मा गांधी अपने आदर्श हैं, तो अच्छे लोग हैं, तो ये उपयोगी हैं। तो ये होता है आत्मविश्वास। इनके अनुसार आप लिख सकते हैं परिभाषा, जिससे आपको पूरे नंबर मिल सके। अब तेरे पास आत्मसम्मान है, ठीक है। आत्मसम्मान होने पर अपने को आत्मविश्वास का अनुभव होता है। आत्मविश्वास रहे कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे कबड्डी में या फिर क्रिकेट में हम अच्छे हैं, तो अपने को खुद में आत्मविश्वास रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा खुद को कि मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा रहेगी, आपको ये रहेगा कि हम क्रिकेट में जीत सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तभी तो लोग आपका सम्मान करेंगे, तभी तो आप आत्मसम्मान का महसूस करेंगे। तो ये विशेषताएं रहती हैं आत्मसम्मान की। चुनौतियों का सामना करेंगे, वो उसे स्वीकार करेंगे। जो भी चुनौतियां आएंगी आपके लक्ष्य में, आप उसको प्राप्त करेंगे, तभी तो आप आत्मसम्मान का महसूस कर पाएंगे कि आत्मसम्मान होता क्या है। सामाजिक समर्थन की इच्छा करेंगे आप,
कि लोग, अगर हम अब लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है तो लोग हमारी प्रशंसा करें, हमें मानें, इसकी आप इच्छा करेंगे। ये आत्मसम्मान की विशेषता होती हैं। तो ये हुई 4 विशेषताएं आत्मविश्वास की। इसके अलावा आप आत्मसम्मान चाहते हैं तो उसमें आपका समय प्रबंधन होगा, तनाव प्रबंधन आपको करना पड़ेगा, ये भी आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना समय प्रबंधन के आप आत्मसम्मान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कार्य व व्यवहार में प्रबंधन करना पड़ेगा, अपने को जो आपका काम है उसमें प्रबंधन करना पड़ेगा। और नकारात्मक जो सोचें हैं, आपकी नकारात्मक सोच है, उनका उसमें अभाव होना चाहिए। आप नकारात्मक मत सोचें, है ना। और उत्साह की स्थिति में रहें, हमेशा खेल रहे हैं तो उत्साह उसमें रहे आपको, तभी लोग आपको आत्मसम्मान देंगे, सम्मान देंगे, और आप आत्मसम्मान का महसूस करेंगे और श्रेष्ठता का अनुभव करें कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है ना, कि मतलब हम श्रेष्ठ हैं। तो ये होते हैं आत्मविश्वास की विशेषताएं। ऐसा है नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, मुश्किल है कि क्वेश्चन आए आत्मसम्मान की विशेषताएं वगैरह, फिर भी पढ़ लेना है। तो आत्मसम्मान का अगला क्वेश्चन आएगा, ये आना क्वेश्चन कि आत्मविश्वास को, आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं आपके आत्मविश्वास को। तो पहला अपने को लिखना है अनुभव। क्या है कि अनुभव मेन है। आपको अगर अनुभव होगा किसी चीज़ का, खेलने का अनुभव है, तो वो प्रभावित करेगा आपके आत्मसम्मान को, क्योंकि सम्मान लोग आपका तभी करेंगे जब आपके पास अनुभव होगा। तो आपको यही लिखना है कि ये आत्मसम्मान को प्राप्त करने वाला प्रमुख कारक होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति में जितना अनुभव होता है, अनुभव मतलब प्रतिभा, ज्ञान होता है, वह उतना ही सम्मान, लोग उसका उतना ही सम्मान करता है, वह उतना ही महसूस करता है। आप समझ लीजिए धोनी है तो उनको कितना कीपरिंग का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो जब उनके पास अनुभव है तो वो आत्मसम्मान का महसूस करते ही होंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है अनुभव। अगला जो आप लिखेंगे वो रहेगा उम्र। उम्र जो रहेगी, क्या है कि आप, अगर आपको आत्मसम्मान चाहिए, आपके पास कितने भी मतलब प्रतिभा वगैरह हैं, तब तक कोई सम्मान नहीं करेगा जब तक आपकी ज़्यादा उम्र नहीं है। तो क्या है कि जो लोग ज़्यादा उम्र के रहते हैं उनका लोग ज़्यादा सम्मान करते हैं, और बच्चों का कोई भी सम्मान नहीं करता है, और बड़ों का सम्मान अधिक होता है। क्या है कि आपने समाज में देखा ही होगा कि आप छोटे रहते हैं तो आपने कुछ भी मतलब कर लिया तो उतना ज़्यादा लोग सम्मान आपका नहीं करते, आपके दोस्त वगैरह भी कोई नहीं करता। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, आपने ही देखा होगा, आप टीचरों का कितना सम्मान करते हैं। टीचरों का, जो बड़े लोग होते हैं, आप उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनसे ना गाली देते हैं ना कुछ वगैरह करते हैं। तो ये होता है, उम्र के अनुसार भी आपको आत्मसम्मान आप महसूस करते हैं। बचपन में मुश्किल है कोई आत्मसम्मान महसूस करता हो, ठीक है, उम्र के साथ। अब क्या है, पद है आपका। पद में अगर आप किसी बड़े पद में हैं, ठीक है, तो आपका आत्मसम्मान बहुत अधिक रहेगा, मतलब लोग आपका बहुत सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। तो आप, जब लोग आपको इज्जत देंगे, आपका सम्मान करेंगे, तो आप खुद ही आपका सम्मान करेंगे। तो यही होता है खुद को इज्जत देना। तो आप भी खुद को इज्जत देंगे, आप खुद का सम्मान करेंगे जब आप पद पे होंगे। तो पहला हो गया, पहला पॉइंट हो गया इसका अनुभव, दूसरा उम्र, और तीसरा पद। अगला होता है आर्थिक स्थिति। क्या होता है, ये मेन होता है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उनका आत्मसम्मान होता है। आपने देखा होगा पहले ज़माने में लंबरदार, ठाकुर वगैरह, तो क्या होता है, उनके पास पैसे होते थे, इसलिए तो लोग उनका सम्मान करते थे, क्योंकि उन्हें ज़रूरत पड़ती थी उनसे रुपए वगैरह मांगने की। तो जिनके पास पैसा वगैरह होता है उनका भी बहुत ज़्यादा, अब आजकल तो ये ज़्यादा रहा नहीं, बाकी पुराने ज़माने में अभी भी गांव वगैरह में इसकी बहुत वो है, ठीक है। लेकिन ये एक क्षेत्र में ही लोगों द्वारा सम्मान किया जाता है। अगला रहता है विकलांगता। अब ये नेगेटिव है। क्या है, आप विकलांग हैं तो आपका कोई सम्मान करने वाला नहीं है, आपके प्रति सभी की हीन भावना रहेगी। विकलांग मतलब दिव्यांग, जिसे आप मोदी जी ने बोलना प्रारंभ किया 2016 के बाद। तो ये विकलांग वगैरह जिसके हाथ पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनका ज़्यादा सम्मान नहीं होता, वो भी खुद से आत्मसम्मान महसूस नहीं करते, वो भी हीन भाव अपने अंदर रखते हैं। अगला है बीमारी। जो लोग बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तो बीमारी होती है तो वो क्या करते हैं, आत्मसम्मान उनके पास कम होता है, वो महसूस ही नहीं कर पाते, उनमें ना आत्मविश्वास होता है। तो क्या रहता है, जो बीमार से ग्रस्त रहते हैं तो उनकी कोई भी इज्जत नहीं करता,
इस कारण से वो भी खुद से आत्मविश्वास का अनुभव नहीं करते। अगला है जातिवाद। ये जातिवाद भी एक विशेषता है, क्योंकि जो छोटी जाति के लोग, दलित लोग रहते हैं, उनको आत्मसम्मान उनके अंदर कम होता है, क्योंकि उन्हें लोगों के द्वारा सम्मान नहीं दिया जाता है ना, उन्हें छोटा समझा जाता है। अब हालांकि कुछ अंबेडकर जी के आने के बाद जातिवाद में कुछ सुधार हुआ है। पहले इसमें बहुत ज़्यादा क्रूरता थी समाज के लोगों द्वारा, इनके द्वारा किया जाता था। अगला है अपने विचार। आपके जिस प्रकार के विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे, तो आपके विचारों को समझकर लोग आपका सम्मान करेंगे। जैसे आप खान सर को समझ लीजिए, उनके विचार ही बहुत अच्छे हैं जिस कारण से लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। तो उनके विचार पर निर्भर करता है कि आपका लोग कितना सम्मान करते हैं या आप अपना कितना सम्मान करना चाहते हो। तो ये हुए 7-8 पॉइंट जिनको आप लिख सकते हैं आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले कारकों में। अब कारक हैं, तो अब देखिए विशेषताएं भी आपको यही लिखना है। विशेषताएं, अब महत्व वगैरह, अब जब ऐसे आप लिखेंगे विशेषता वगैरह में कि आत्मसम्मान की विशेषताएं वगैरह क्या होती हैं, तो यही होता है मेन अनुभव होता है आत्मविश्वास में। आत्मसम्मान में मेन अनुभव होता है, अनुभव इसकी प्रमुख विशेषता होती है। उम्र इसकी विशेषता होती है कि लोग कैसे कर रहे हैं। तो थोड़ा ये आपको खुद क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन तो है नहीं आत्मविश्वास आत्मसम्मान उन्होंने दे दिया है। अब आत्मसम्मान में क्या है कि आ जाएगा, उसको प्रभावित करने वाले कारक लिखो, लक्षण लिखो, आवश्यकता लिखो, लाभ लिखो, महत्व लिखो, व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार से संबंधित है, तो ये आपको खुद करके लिखना पड़ेगा। ये किस प्रकार उपयोगी है, किस प्रकार आप इसे विकसित कर सकते हैं, तो ये आपको इसी से खुद से बना के लिखना पड़ेगा आत्मसम्मान के बारे में। अभी ये इतना कुछ हम लिखवा नहीं सकते ना, फिर आप लिख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ वही वही रहेगा, तो आपको भी लगेगा क्या फालतू में पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है उसको देखते हैं। अब आत्मलचीलापन क्या होता है। तो आत्मलचीलापन समझते क्या होता है कि व्यक्ति द्वारा कठिन से कठिन परिस्थितियों में उभरने व उनका सामना करने की क्षमता को आत्मलचीलापन कहते हैं। आत्मलचीलापन, आप पहले उदाहरण देखिए कि उदाहरण क्या कहलाता है आत्मलचीलापन। जैसे परिभाषा होती है कि व्यक्ति द्वारा कठिन से कठिन परिस्थितियां जो हैं, आपके पास कोई भी परिस्थिति हो उसमें उभर आएँ आप। समझ लीजिए कि आपके घर में कोई ख़त्म हो गया वगैरह, तो किसी कोई डिप्रेशन में चला जाता, तो उससे उभरना ही आत्मलचीलापन कहलाता है। कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाएं उससे उभरना लचीलापन कहलाता है। ये भी जरूरी है व्यक्तित्व के विकास में। ठीक है, अपन ने आत्मनियंत्रण पढ़ा, आत्मसम्मान पढ़ा, आत्मलचीलापन पढ़ रहे हैं। अब इसके अलावा अब देखिए क्या रहेगा कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण विशेषता होती है, जो व्यक्ति को आगे बढ़ने व सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। क्या है कि किसी लोग मतलब कोई ख़त्म हो जाता है, पत्नी वगैरह ख़त्म हो गई, तो वो अपने लक्ष्य से मुड़ जाते हैं, तो उसमें आत्मलचीलेपन की कमी रहती है। तो इस प्रकार से अपन लोग ये समझ सकते हैं। अब इसके उदाहरण देखें तो जो कछुआ रहता है, वो बेशक में कठिन परिस्थितियाँ देखता है तो अपने पैर और मुख को अंदर कर लेता है। ये उसका बहुत उदाहरण। फिर उसके ऊपर पत्थर फेंको, ट्रक चढ़ाओ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी सहने के लिए सक्षम हो जाता है। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उभर जाता है, डर मतलब अपने आप को विचलित नहीं होने देता है ना। तो ये हो गया। अब आप देखते होंगे जो आम के पौधे की डाली होती है उसमें लचीलापन ज़्यादा होता है, तो अब उसमें आप चढ़ेंगे तो वो झुक जाते हैं, मतलब कठिन कैसी भी परिस्थितियाँ आई तो उसमें वो अपने को उसमें ढाल लेते हैं। तो इसे ही बोला जाता है आत्म लचीलापन। तो ये हुए 2 उदाहरण जिसके द्वारा आप आत्म लचीलेपन को समझ सकते हैं। अब आता है आत्म लचीलापन है जो उसके प्रकार हैं। लचीलेपन के प्रकार हैं, तो पहला है सामाजिक लचीलापन। तो इसे सामुदायिक लचीलापन भी कहते हैं। इसमें कठिन से कठिन जो अपने समाज की जोखिम, समाज में कभी कभार जोखिम आ जाते हैं, कभी माता पिता किसी की भी मृत्यु हो गई या फिर कोई आपदा आ गई, आपदा आ जाती है। आपदा अपने को लिखना है, आपदाएं मतलब बाढ़ वगैरह आ गई तो इसमें घर वगैरह चढ़े जाते हैं, तो इसमें उसमें उभरने की, उसी चीज़ को मतलब दोबारा घर को बनाने की, अपने उसको ना हारने की
क्षमता जो होती है वो सामाजिक लचीलापन में आती है। तो आप इसमें यही लिख सकते हैं कि बाढ़ वगैरह आ गई, माता पिता कोई भी ख़त्म हो गए, परिवार का सदस्य जिसे आप बहुत प्यार करते थे पत्नी ख़त्म हो गई, तो उसमें उभरने की क्षमता को कहते हैं आत्म लचीलापन। जैसे कि माझी थे, उन्होंने माझी जी ने पूरा पर्वत तोड़ डाला, काट डाला और रोड बनाई। तो उन्होंने होते कई लोग रहते हैं कि बिल्कुल सुस्त होकर बैठ जाते, कुछ नहीं करना, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, अपने को उभरना है और उस चीज़ का सामना करना है। अगला रहता है भावात्मक। पहला देखिए क्या हो गया, सामाजिक लचीलापन, अपन इसके पिछले में भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। तो दूसरा ये रहेगा भावात्मक लचीलापन। तो इसमें क्या रहता है कि आप कभी कभार क्या रहता है कि अपन किसी चीज़ को प्राप्त करने, किसी की पीएससी वगैरह किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अपन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या रहेगा, अपन में तनाव वनाव आएगा, तनाव रहेगा, है ना। तो उन परिस्थितियों से निपटना या उभरना भावात्मक लचीलेपन में रहेगा कि किस प्रकार से घर का प्रेशर वगैरह रहता, वही है प्रेशर मतलब तनाव वगैरह रहेगा, घर वाले बोलेंगे, पड़ोस वाले बोलेंगे, तो इनसे उभरना। इनमें ना कोई कोई सुसाइड वगैरह कर लेता है, मार्क 10वीं में कम नंबर आए या फिर जा किसी कम नंबर आते हैं तो सुसाइड वगैरह कर लेता, मतलब उभर नहीं पाता उस परिस्थितियों से। तो इसमें अपने को नहीं होना है। तो ये होता है भावात्मक लचीलापन। अगला होता है मानसिक लचीलापन। मानसिक, इसमें असफलताएं वगैरह जो रहती हैं, समस्याएं, आपके पास कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, तो उसमें जो आपका मानसिक जो संतुलन रहता है वो नहीं बिगड़ना चाहिए, उनसे उभरना है आपको। तो ये होगा मानसिक लचीलापन। और इसके अलावा एक होता है लास्ट, शारीरिक लचीलापन। तो शारीरिक लचीलापन क्या होता है, आपके हाथ पैर चोट लग गई या हाथ पाँव टूट गए, तो उसमें अपने को उभरना पड़ेगा, उसमें अपने को उभरने की क्षमता जो रहती है उसी को ये लचीलापन कहते हैं। आप समझ सकते हैं, किसी की विकलांग हो जाता है, किसी की आँख नहीं रहती, पैर नहीं रहती, तो उसमें उसे उससे उभरना रहे, उसमें ना रहे कि अब हम ना कर पाएंगे, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो यही कहलाता है आत्म लचीलापन। होगा बात खत्म। अब जो आत्म लचीलापन है, तो आत्म लचीलेपन में आएंगी इसकी विशेषताएं वगैरह लिखो। विशेषताएं आ सकती हैं, विशेषताएं आएगी और विशेषताएं, महत्व आएगा। तो अपने को देखिए विशेषता महत्व में वही लिखना है। क्या लिखना है, विशेषताएं देख लीजिए। तो क्या लिखेंगे आप कि जो आत्म लचीलेपन में आत्मविश्वास रहना चाहिए, आत्म संयम रहना चाहिए, आत्म स्वावलंबी होना चाहिए अपने को, ठीक है। और उन परिस्थितियों से निकलने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब आत्म लचीलेपन में उसमें उभरने की क्षमता होती है, ठीक है, उसमें आत्मविश्वास होता है, उन परिस्थितियों का सामना करने में उसमें ये साहस होता है, उस परिस्थितियों का सामना करने में। तो ऑल टोटली अपने को यही जो विशेषताएं हैं उन्हीं को लिखना है कि आप में आत्म लचीलापन में क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। कि जैसे आत्म लचीलेपन वाले लोगों में लोगों में आ सकती हैं या फिर आत्म लचीलेपन की विशेषताएं आ सकती हैं। तो परिस्थितियों में उभरना वगैरह ये इसमें शामिल रहेगा, ठीक है। अब अगला जो है कि आ जाएगा कि आत्म लचीलापन है उसका महत्व बताओ। तो देखिए महत्व वही अपने को लिखना है जो प्रकारों में लिख दिया। पहला महत्व आवश्यकता लिख दें या लक्षण वगैरह कुछ भी ऐसा आ जाए, प्रभावित करने वाले कारक लिख दें, तो लिखेंगे वही सामाजिक बालक की अगर माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसमें उभरना है किस प्रकार से, इसमें आत्म लचीलेपन की बहुत भूमिका होती है। दूसरा लिख देंगे कि कोई आपदा वगैरह आ गई, घर वगैरह गिर गया, तो उसमें किस प्रकार से उभरा जाए, उसमें इसका बहुत महत्व होता है। तीसरा अपन लिखेंगे कि जैसे क्या बोलते हैं, हाथ पैर अपने टूट गए, तो उसमें किस प्रकार से उभरा जाता है, इसमें आत्म लचीलेपन का बहुत महत्व होता है। और चौथा अपन लिख देंगे, उसी से लिखना है भावात्मक में, कि कोई मतलब अपन पीएससी वगैरह किसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं निकल पा रहा है, तो उस तनाव से किस प्रकार से उभरा जाए, कोई अलग जॉब की जाए, नौकरी की जाए, कोई सुसाइड वगैरह ना किया जाए, कम नंबर आते हैं, तो इसमें आत्म लचीलेपन का बहुत महत्व होता है। तो आत्म लचीलापन विकसित करना खुद में बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से आत्म लचीलापन है, आप उसके महत्व, आवश्यकता वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं। आए प्रभावित करने वाले कारक आए तो प्रभावित करने वाले कारक में क्या लिख देंगे, जो आत्म लचीलेपन को प्रभावित करें। आत्मविश्वास हो गया, ये प्रभावित करेगा।
आपकी अनुभव हो गए वो प्रभावित करेंगे, ठीक है। और आपके साहस जो है वो प्रभावित करेगा आत्म लचीलीपन को। तो इस प्रकार से आप जो ऑल टोटली विशेषताएं जो हम आत्म नियंत्रण में बता चुके हैं वही करना है, क्योंकि यही है वो टॉपिक भी है व्यक्तित्व के जो निर्धारित मतलब व्यक्तित्व को विकसित करने वाले जो तत्व हैं वो ये हैं। तो ऑल टोटली एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बात खत्म। देखिए मुखरता क्या कहलाता है, मुखरता भी एक टॉपिक है। तो उसमें क्या है, अपने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए, जो अपने अधिकार हैं उनके लिए खड़े होना और अपनी भावनाओं, इच्छाओं और विचारों को ईमानदारी और उचित तरीके से व्यक्त करना ही मुखरता कहलाता है। जैसे अपन कॉलेज में कोई भी काम नहीं हो रहा है, जैसे उस बार 3,000 रुपये फीस लग रही थी कॉलेज की वो AT-KT वालों के, तो उसमें बच्चे अड़िग रहे, खड़े रहे और अपनी इच्छाओं को उचित तरीके से प्रकट किया, तो इसी को बोलते हैं मुखरता। तो ये आपको मुखरता भी समझ में आया होगा कि अपनी इच्छाओं भावनाओं के लिए खड़े रहना ही मुखरता कहलाता है। अब आता है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार होता क्या है, तो ऑल टोटली आप एक इंटरव्यू को ही साक्षात्कार बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी एक विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं, इसे इंटरव्यू कहते हैं। तो वही है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति बैठे रहते हैं, वो आपसे एक विशेष उद्देश्य रहेगा उनका पूछने का, कि आप मैथ से हैं तो मैथ वाले ही पूछेंगे, या फिर जिस भी UPSC का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसी के बारे में पूछेंगे, कंपनी का देने जा रहे हैं तो कंपनी वाले पूछेंगे उसी के बारे में। तो एक विशेष उद्देश्य के लिए आमने सामने की गई बातचीत को ही साक्षात्कार कहते हैं या इंटरव्यू कहते हैं। तो साक्षात्कार जो है वो यही होता है। अब इसके बाद साक्षात्कार को इंटरव्यू कहते हैं। अब आ जाएगा साक्षात्कार में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं। तो पहला पूछा जाता है जो प्रश्न, वो पूछा जाता है आप अपने बारे में बताइए। तो आपको अपने बारे में बताना पड़ता है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये ग्रेजुएशन यहाँ से किया। तो ये फिर ये पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों करना चाहते हैं, मतलब ये आप काम क्यों करना चाहती हैं, जो जॉब है वो क्यों करना चाहती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं देश सेवा के लिए, कोई बोलता है इसके लिए उसके वगैरह बोलते रहते हैं। मेन उद्देश्य उनका वही होता है, नौकरी प्राप्त करके पैसा कमाना, बस हो गया। तो यही आगे पूछेंगे आपकी योग्यता क्या है। अगला जो पूछेंगे आपकी कमजोरी क्या है। देखिए एक पूछते हैं योग्यता मतलब आप किस में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, और एक पूछते हैं आपकी कमजोरी क्या है, और एक पूछते हैं आपकी हॉबी क्या है, कि आपकी कौन सी हॉबी है। ये जो होते हैं बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। फिर इसके अलावा जो आप अपने से संबंधित हैं, मतलब करंट अफेयर वगैरह, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप जो सब्जेक्ट से हैं, जैसे हिंदी से थे रवि कुमार साहब, तो उनको हिंदी से पूछा गया। तो एक था कि जहाँ तक कवि पहुँच सकता है वहाँ रवि नहीं पहुँच सकता, नागार्जुन की वो होती कविता। तो किस प्रकार से किया है, तो ऐसे इस प्रकार के उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछे थे। तो आप इंटरव्यू के बारे में जानते ही हैं। तो इसके अलावा अब जो आ सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू से कि आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो क्या है कि पेशेवर तरीके से कपड़े पहने, मतलब कोट वगैरह और पैंट वगैरह अच्छे पहने, ऐसे नहीं कि ढीले ढाले पहन के चल दें, है ना। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जिस कंपनी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस चीज़ का, उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें, उसकी अच्छे से मतलब तैयारी कर लें। जैसे कोई UPSC का देने जा रहा है तो UPSC के बारे में जान ले, कोई कंपनी के बारे में देने जा रहा है तो जान ले कि कंपनी है क्या, क्यों बनी है, ये सब कुछ, है ना, और क्या प्रोडक्ट करती है उसके बारे में जानकारी रखें। शारीरिक भाषा मतलब बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करें, हाथ वगैरह करें, आँखें उनसे मिलाए रहें, जो भी बोलें ऐसा नहीं कि वो कुछ बोल रहे हैं आपका ध्यान आँखें वगैरह ऐसे कर रहे हैं तो उसका उन पर प्रभाव पड़ता है। और तीसरा है कि साफ बोलें, जो कुछ भी बोल रहा है साफ बोलें, और सफाई का विशेष ध्यान दे के जाएँ, है ना। और साफ जो कुछ बोल रहे हैं साफ बोलें और संक्षिप्त में बोलें। कुर्सी में अच्छे से बैठें, ठीक है। और अनावश्यक चेहरे पर मुस्कान ना रहे, थोड़ा मुड़ा रहे जो मतलब होने चाहिए। और आत्मविश्वास आपकी भरपूर रहना चाहिए, आत्मविश्वास इसमें मेन रहता है। और आपको डरना नहीं है। और अगला रहेगा संक्षिप्त में उत्तर दें, जो भी पूछें तो संक्षिप्त में उत्तर दें, और उत्तर देने पर पहले पूरे अच्छे से सुन लें,
उत्तर देने से पहले पूरा अच्छे से सुन लें, 1-2 मिनट ऐसे लें कि बच्चा कुछ सोच समझ के जवाब दे रहा है। और अगला जो है, जो ना बने उसमें सॉरी सर कहकर बोलकर छोड़ दें। तो ये जो बातें हैं उसमें ध्यान देनी चाहिए। आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताना, ना भी ओवर कॉन्फिडेंस में रहना, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि आप इस जॉब के लिए, उन्होंने आपके पेपर ले चुके हैं, आपका क्षमता देख चुके हैं कि आप इसमें हैं। तो उन्हें सिर्फ ये जानना रहता है कि आप किस प्रकार से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और उनके लिए आप किस प्रकार से लाभप्रद हो सकते हैं, या फिर आप जनता को या किस प्रकार से समझेंगे, किस प्रकार से तुरंत का तुरंत निर्णय ले सकेंगे। आ गया कोई भी आ गया टॉपिक, तो उसमें कैसे निर्णय ले सकेंगे, किस प्रकार से उन्हें समझा सकेंगे। तो ये होता है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार इंटरव्यू। अब आता है आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार जो कहलाता है वो खुद के द्वारा किया जाता है। आत्म साक्षात्कार खुद के द्वारा किया जाता है, जो आप स्वयं के द्वारा कर सकते हैं। अपनी जो कमियां हैं उनको खुद के द्वारा कर सकते हैं। मतलब आत्म साक्षात्कार मतलब स्वयं के द्वारा साक्षात्कार करना। अपनी साक्षात्कार मतलब जो आपके अंदर है उसको प्रकट करना तुरंत का तुरंत। तो ये खुद के द्वारा जो किया जाता है उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं, और दूसरों के द्वारा जो किया जाता है वो साक्षात्कार वगैरह कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो हुआ समाप्त, और आपकी 2 यूनिट भी ख़त्म हुई। अब जो परोपकार है, एक सामाजिक परोपकार है। तो परोपकार के बारे में समझ लेते हैं, परोपकार क्या कहलाता है। तो परोपकार क्या कहलाता है कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की गई मदद को ही परोपकार कहते हैं। निस्वार्थ भाव से, उसमें आपका कोई स्वार्थ ना रहे उसी के द्वारा की गई मदद को ही क्या कहते हैं, परोपकार कहते हैं। परोपकार के लिए ये फेमस है कि आप किसी के साथ जब परोपकार करें तो अगर आप दाएं हाथ से उसका मदद कर रहे हैं तो आपकी बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने उसका उपकार किया है। तो ये कहलाता है परोपकार वगैरह। तो इस प्रकार से परोपकार को समझ सकते हैं। परोपकार को उदाहरण लिखना चाहें तो आप सूरज का लिख सकते हैं, जल का लिख सकते हैं, पेड़ पौधों का लिख सकते हैं, जो बिना स्वार्थ भाव के परोपकार करते हैं। तो इस प्रकार से परोपकार, सामाजिक परोपकार में खुद जो कुछ भी लिखना है, दान देना, गरीबों की मदद करना, यही सामाजिक परोपकार में आता है। किस प्रकार से आप समाज का परोपकार कर रहे हैं। कोई नल वगैरह लगाता है, पानी की व्यवस्था गर्मियों में करता है, गांव में कोई नल वगैरह लगवाता है, कोई किसी को अन्न खिलाता है, मतलब क्या दान वगैरह देता है, खाना पीना खिलाता है, भंडारा कराता है। तो ये सब जिसके पास ज़्यादा होता है तो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से ये हुआ अपन टॉपिक समाप्त। 2 यूनिट सॉरी।